लेकिन अब आप जल्दी से मैं आपको एक ग्राफिक्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। सुभाष भामरे जो है उनको धुले से टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र के बीजेपी के बड़े चेहरे हैं सुभाष धुले। बीट से पंकजा मुंडे को दिया गया है। हालांकि पूनम महाजन के नाम पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल जो कि राज्यसभा से आए थे, उनको इस बार अपनी किस्मत आजमानी है। सुधीर मुंगटीवार को टिकट दिया गया है। चंद्रपुर से जालना से राव साहेब दादाराव दानवे को टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर पुणे से मुरलीधर किशन मोहल को टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र के बीजेपी के जितने बड़े चेहरे थे उनका टिकट के नामों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन पूनम महाजन को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अंकुर त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर त्यागी, एक बात तो बीजेपी ने साफ कर दी है कि देखिए राज्यसभा से हम आपको ला सकते हैं। जो गलती कांग्रेस ने की है बीजेपी वो नहीं करना चाहती कि साहब जनता का समर्थन, लोकतंत्र में जनता के बीच जाकर जनता के वोट से जीत कर संसद आना पड़ेगा। चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, एक बड़ा नाम बीजेपी का, और चाहे वो पीयूष गोयल हो, टिकट दिया गया है, चुनाव लड़ना होगा। ये एक कहीं ना कहीं जिसे कहा जाए कि पार्टी के डिसिप्लिन को भी शो करता है। देखिए, दो तरह का मैसेजिंग यहां पर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। पहला, डिसिप्लिन की जो बात आप करेंगे, यकीनन तौर पर आप चाहे मंत्री हो, जैसे कि हमने देखा सुधीर मुंगटीवार मंत्री आते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसा डिपार्टमेंट वो हैंडल करते हैं। हाँ। उनको कहा गया है कि आप जाकर चंद्रपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो कि वहां से विधायक आते हैं। दूसरा, राधाकृष्ण विखे पाटिल यहां पर मंत्री आते हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनके बेटे को जो संजय विखे पाटिल हैं उनको अहमदनगर से टिकट दिया गया है। पहला मैसेज क्लियर है, डिसिप्लिन है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप कोई भी हो, किसी के भी बेटे बेटी हो, इससे कोई फर्क नहीं होता है। दूसरा, अगर पिछले 5 सालों के अंदर आप पार्टी की पॉलिसीज को, इस सरकार की पॉलिसीज को अच्छी तरीके से अपने वोटर्स के बीच में नहीं ले जा सके हैं, या आप पार्टी के प्रति अपनी उपयोगिता को नहीं साबित कर पाए हैं, तब भी जाकर आपका टिकट कट सकता है। आप लगातार बात कर रही हैं पूनम महाजन की, जाहिर तौर पर लगातार इस बात की चर्चा तेज होती रही है। अभी ये जो बिल्कुल ठीक है, आगे आप बने रहिए और मैं जल्दी से रविंद्र आपका भी रुख कर लेती हूँ। रविंद्र, मैंने एक अनुशासन का आज जिक्र किया। देखिए, नेता वही जो जनता के बीच पहुंचे, अपनी मेहनत को बताए, अपने काम को प्रूव करे और उसके बाद वोट लेकर संसद में पहुंचे। राज्यसभा में पहुंचना भी कोई छोटा नहीं माना जाता है, अपर हाउस होता है, लेकिन फिर भी लोकसभा का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाता है। अब अनिल बलूनी को पौड़ी गढ़वाल, भूपेंद्र यादव को अलवर, पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर, तो कहीं ना कहीं क्या ये बीजेपी के अनुशासन को भी बयान करता है? जो गलती कांग्रेस ने की, कांग्रेस का एक बार नेता राज्यसभा से में पहुंच गया तो जी अब हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, एक लंबी फेहरिस्त है कांग्रेस के नेताओं की ऐसी। शोभना, ये सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, उनका निर्देश, उनका फरमान, और उसके बाद राज्यसभा के जितने सदस्य थे, चाहे वो मंत्री हो या सदस्य, फरमान बोल देंगे रविंद्र तो विपक्ष हमलावर हो जाएगा। विपक्ष इसको डिक्टेटरशिप कहता है। वो कहता है कि साहब लोकतंत्र ही नहीं है बीजेपी में, 2 लोग 3 लोग डिसाइड कर लेते हैं। नहीं, एक बात और है जी, नहीं, एक बात और है। हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो डिसिप्लिन की बात है। हाँ। जो बयानबाज अनिल हेगड़े का नाम लिया आपने, लिया गया, रमेश बिधूड़ी, आप दिल्ली में देखिए, प्रवेश वर्मा, प्रज्ञा ठाकुर, ये सब क्या है, जो डिसिप्लिन के दायरे से बाहर थे, उनका टिकट कटा है। तो और दूसरा है कि डिसिप्लिन, अगर पार्टी के अनुशासन के अनुसार काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन के रह रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि राज्यसभा एक बार पा गए तो आपका आजीवन मिलते रहेगा, 3 बार 4 बार 5 बार राज्यसभा मिलते रहेगा। आपको जनसभा में जाना होगा। ये पार्टी ने फैसला किया था और जाहिर सी बात है सबने ढूंढना शुरू किया, चाहे अनिल बलूनी हो या भूपेंद्र यादव हो, धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर पीयूष गोयल, सबने कई सीटों पर मुआयना किया, उसके बाद फाइनल करके तब सीईसी में सीटें फैसला हुआ है। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे बयानों को लेकर या आपके काम को लेकर। अगर काम में कोताही है तो कई सांसदों के टिकट कटे हैं। पिछली बार 34 से 35 सीटें कटी थी सांसदों के, मौजूदा सांसदों के 195 में, और इसमें भी अभी जब गणना करेंगे तो कई सांसदों के होल्ड है या टिकट कट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन काफी महत्वपूर्ण है। और आपका क्या सियासी फायदा बीजेपी को शिखर में पहुंचाने में है या नहीं है, केवल बड़ा नाम होने से नहीं होता है। तो कहीं ना आप देखिए कि पहली सूची में नितिन गडकरी का नाम होल्ड करना अपने आप में एक कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष और इतना काबीना मंत्री, लेकिन उनका होल्ड था। कहा गया कि महाराष्ट्र की जब चर्चा होगी, महाराष्ट्र की सूची आएगी तो गडकरी का नाम होगा। एक बात और है, आप अंकुर त्यागी से जरूर पूछना चाहिए कि मात्र 20 सीटों पर घोषणा की है बीजेपी ने महाराष्ट्र में, बाकी जो 45 से 48 सीटें हैं, 28 सीटें बची हुई है, उसमें बीजेपी का शेयर कितना होगा? देखिए, 20 सीटें तो घोषणा कर दी, दिल्ली में मौजूद है और आप मुंबई में मौजूद है, तो बताइए 48 में से सिर्फ 20 सीटों पर ऐलान हुआ है। क्या रणनीति, क्या राजनीति?
देखिए जो आप 20 सीटों का पूरा अगर आप गणित देखेंगे तो ये 20 सीटें वो हैं जो बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है, जिसमें बीजेपी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। अब यहां से खेल आगे बढ़ेगा, क्योंकि लगातार अगर पूरा फार्मूला का देखा जाए तो लगातार जो सीट मांगने का जो दौर था, जो शिवसेना लगातार कहती रही कि हमारे पास तो पिछली बार हमने 20-22 सीटें जीती थी, हमें 22 सीटें चाहिए। उधर से एनसीपी जो अजीत पवार इसको लीड कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं हमें 7 से 8 सीटें चाहिए, हालांकि उनको 4 से ज्यादा सीटें मिलती हुई फिलहाल के परिदृश्य में तो मुझे नजर नहीं आती है। अब यहां से हमें ये देखना होगा कि जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसको 16 सीटों पे कॉम्प्रोमाइज पर ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, 18 सीटों पर जाती है। ये गणित कहां जाकर फिट होगा क्या? क्योंकि जिस तरह से बात हो रही है लगातार, जब अमित शाह मीटिंग में भी बैठे थे, जो सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं वो इस बात को लेकर अड़े हुए थे, आप मुझे पेपर पे लिख के दीजिए कि आप कितनी सीटें जीतेंगे और उसके बाद आप मुझसे सीटें मांगिए। तो ये इस पैरामीटर पर बात हो रही है। तो बीजेपी ने जो 20 सीटें अनाउंस करी हैं, यकीनन तौर पर उनमें वो सीटें हैं जो उनका मजबूत वोट बैंक भी है और मजबूत सीट भी है, गढ़ भी है।